Mr. Justice Yashwant Verma. Sir, please. एक जज के घर पे 15 लाख रुपया 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने साल 1999 की प्रसिद्ध फिल्म ताल में गाना लिखा था। उसके बोल थे, कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीर सही ना जाए। भावार्थ ये कि त्रासदी कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, बस दिल पर चोट ना लगे। और बात आग की हो तो मामला थोड़ा ज़्यादा टची हो जाता है। आग तो होती ही कमाल की चीज़ है। आग ताप देती है, आग राख देती है, जाड़ों में पनाह देती है और जलने पर कराह देती है। और जब दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के घर में लग जाए तो यही आग गुनाह का सुराग देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। खबरें हैं कि उनके घर में आग लगी, लेकिन साहब की नोटों की गड्डियां बच गईं। गड्डी के नोट गिने गए, संख्या बनी 15 करोड़ और जज साहब का इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सजा के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल उठे कि अगर ऐसा किसी गैर जज व्यक्ति के साथ होता तो भी क्या बात ट्रांसफर पर ही रुक जाती? ये ट्रांसफर और सवालों के घेरे में आ गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने भी एक स्वर में कह दिया कि हम कोई कूड़ेदान नहीं कि आप किसी को भी भेज दें। लेकिन बस इतना ही नहीं हुआ, देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी थी, तैयारी महाभियोग की। तो क्या है ये पूरा केस, कब कब कैसे क्या क्या हुआ, सबकी टोलेंगे आज के ललन टॉप शो में। साथ में जानेंगे कि कैसे गाया जाना चाहिए राष्ट्रगान ताकि आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ना करें। जानेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में क्या कहा आज और कर्नाटक की विधानसभा से भाजपा विधायकों को बाहर क्यों फेंकवाया गया। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by iGen, Tattoos and New India Assurance. मार्च 2025 शाम को सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग हो रही थी। इसमें देश के 5 सर्वोच्च जज हिस्सा ले रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस PR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय S ओक, जस्टिस विक्रम नाथ। ये थी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम यानी अदालत के शीर्ष जजों की एक टीम। इस टीम के सामने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का केस पहुंचा हुआ था, जस्टिस यशवंत वर्मा का। कुछ देर मीटिंग चली और CJI का आदेश आया, जज का ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक आदेश पास हुआ और जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको भेज दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यानी जहां से वो आए थे वहीं वापस भेज दिया गया। लेकिन जस्टिस वर्मा पर किस बात की तलवार चली, किस चीज़ की सज़ा उनको मिली जो ये ट्रांसफ़र हुआ, ये जानने के लिए चलिए 14 मार्च के दिन देश भर में होली मनाई जा रही थी। रात 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस फायर डिपार्टमेंट को एक घर में आग लगने की सूचना मिली। पता 30 तुगलक रोड, नई दिल्ली। फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां तेज़ी से मकान की ओर पहुंची। घर से बाहर जो है वो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ये घर जस्टिस यशवंत वर्मा का था जो परिवार समेत घर से बाहर गए हुए थे। फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। स्टोर रूम में उनको आग दिखी, त्वरित कार्रवाई की उन्होंने और 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। और आग लगने के बाद जो नियम है, नियमतः कागजी कार्रवाई हुई। क्या जला क्या बच गया टाइप चीज़ों की लिस्ट बनाई गई। तमाम चीज़ों के साथ इस लिस्ट में जगह बनाई कैश ने भी। कितना कैश? 15 करोड़। अधिकारियों के सामने साल 2008 की वो तारीख घूम गई जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज निर्मलजीत कौर के घर के बाहर एक पैकेट में 15 लाख रुपए पड़े मिले थे। और जब उस मामले की जांच हुई थी तो पता चला कि पैसे दूसरे जज, अन्य जज जस्टिस निर्मल यादव के लिए थे। गलती से आरोप लगे थे निर्मलजीत कौर पर। इसलिए ये ताज़ा घटना अलर्ट करने के लिए काफ़ी थी। सूत्र बताते हैं कि कैश का ये अमाउंट जब अधिकारियों ने देखा तो फिर फ़ोन कर दिया। छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी तक कॉल की गई। तमाम चैनल से होते होते सूचना पहुंच गई केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय तक और फिर खबर पहुंची CJI संजीव खन्ना के पास। मामला गंभीर हुआ, लिहाजा CJI ने कॉलेजियम मीटिंग बुलाने का आदेश दिया। मीटिंग हुई और मीटिंग में हुई बातें।
टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित धनंजय महापात्र की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में शामिल सभी जजों ने एक स्वर में कहा कि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एथिक्स के हिसाब से ये जरूरी भी था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में तैनाती के समय ही उसी दौरान ही जस्टिस वर्मा के आवास से पैसे मिले थे, लिहाजा वो किसी फैसले या किसी केस को प्रभावित न कर पाएं, इस लिहाज से उनका ट्रांसफर जरूरी था। खबरों के मुताबिक मीटिंग में कुछ जजों ने ये चिंता जताई कि पैसे का मिलना न्यायपालिका में भरोसे को कमजोर कर सकता है, लिहाजा जस्टिस वर्मा से उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर जस्टिस वर्मा मना करें तो सीजीआई की अध्यक्षता में उन पर इंटरनल जांच बैठानी चाहिए ताकि उन्हें जजशिप से हटाने के लिए संसद से अनुमोदन किया जा सके और फिर नियमतः संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। फिर 21 मार्च को खबर आई कि सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से जस्टिस वर्मा पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना कुछ हो गया तो जस्टिस वर्मा के बारे में तफ्तीश शुरू हुई। कौन है वो, उनका इतिहास क्या रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा, उनका 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम उन्होंने किया, रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की। 8 अगस्त 1992 को उन्होंने वकालत शुरू की। 2006 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट नियुक्त हुए। 2012 से 2013 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल वो रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील हो गए। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो एडिशनल जज के तौर पर नियुक्त हुए। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में प्रमोशन हुआ उनका। 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट उनका ट्रांसफर हो गया और अब फिर से उनका दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर ट्रांसफर हो गया है, पनिशमेंट ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जैसे ही आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों की त्योरियां चढ़ गईं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया जिसका शीर्षक था, हम कूड़ेदान नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि कॉलेजियम द्वारा जस्टिस वर्मा को वापस यहां भेजना सवाल उठाता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान है? एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कॉलेजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर। सर, अगर वो वापस जस्टिस वर्मा वाले केस पर लौटें तो कुछ और सीनियर वकीलों की प्रतिक्रिया भी आई। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक गंभीर विषय है, ऐसा बरसों से होता आ रहा है, समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर ध्यान दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर से ज्यादा कार्रवाई की दरकार है। This is a matter which is almost a week old now, so probably there is no explanation forthcoming from the judge, and if there is no explanation forthcoming, then this has to be taken very seriously. And in my view, transferring is not a solution, because transferring, if he starts, if he is doing this kind of a thing, and if he goes and does it in his parent high court, that really is not a solution. So he should be asked to, first there should be a small in-house inquiry. And if in the inquiry there is no proper justification, which is very unlikely for him to have any justification to have this kind of cash at his residence, then he should be asked to resign. And if he doesn't resign, then he should be asked to not hold court till the impeachment process is started.
So I think it's a very serious matter, and it really shakes the credibility of the institution, which is the judiciary. वहीं हमने कुछ सीनियर वकीलों से भी बात की, उनकी राय भी सुनिए। इंक्वायरी के बाद जज साहब को ही खुद कोई फैसला नहीं लेते हैं तो जुडिशरी को फैसला तो लेना पड़ेगा। अगर इंक्वायरी में ये बरी हो जाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठता है, पर अगर कुछ दोष पाया जाता है तो अगला वही होगा कि इम्पीचमेंट रेकमेंड करती है या नहीं। और पिछले भी कई बार जजों ने और कोलिजियम ने रिकमेंडेशन तो किया था इम्पीचमेंट का, पर क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस बड़ा लंबा होता है, पार्लियामेंट इम्पीचमेंट से पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी, एक और स्पेसिफिक इंक्वायरी होती है, फिर पूरा मसला पार्लियामेंट के सामने आता है और फिर पार्लियामेंट वोट करता है। तो अमूमन ये पाया गया है कि ये जो प्रोसेस है जज के को पद से निकालने का, ये काफी कम्बरसम है और पॉलिटिकल भी है। आपको याद होगा 90 के दशक में जब जस्टिस वी रामास्वामी पे इम्पीचमेंट लगाया गया था, फिर वो जब पार्लियामेंट पहुंचा, भाषण हुए और फिर वो एक नॉर्थ साउथ का मसला बन गया और उसके कारण कांग्रेस उस वक्त एब्सटेन कर गई और ये मोशन कैरी नहीं हो पाया, तो जस्टिस रामास्वामी फिर बाद में रिटायर कर लिए। पूर्व जजों ने भी हमसे बताया कि जस्टिस वर्मा पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। मेरे अनुभव से मुझे ये लगता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण लेकर के सर्वोच्च न्यायालय को अपनी टिप्पणी के साथ अवश्य भेजा होगा। ऐसे में अगर सारी जानकारी के बाद में अगर ये लगता है कि संबंधित न्यायाधीश की कार्यप्रणाली में अंश मात्र भी भ्रष्टाचार था, ऐसी जरा सी भी भनक लगती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को तत्काल ये कदम उठाना चाहिए कि जज का किसी भी तरह का जुडिशियल वर्क रोक दे। इसके साथ के साथ सारे फैक्ट्स को राष्ट्रपति जी की जानकारी में लाना चाहिए, उनको अवगत कराना चाहिए, और यदि राष्ट्रपति महोदया सारे फैक्ट्स को देख करके संतुष्ट होती हैं प्राथमिक रूप से ही, इसके लिए नहीं कि बहुत गंभीर रूप से जाए, प्राथमिक दृष्टि से भी अगर ये लगता है कि किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला बनता है तो आपराधिक मामला दर्ज करके सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो बहुत ठोस और पूरे निर्मम कदम उठाने होंगे। ये तत्कालिक रूप से जहां जज का न्यायिक कार्य पे रोक लगाई जाए, वहीं त्वरित गति से इन हाउस जांच करके और महाभियोग के लिए अगर आवश्यक समझा जाए तो वो कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके ऊपर संसद को भी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक से मेरा मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई दलीय हित से ऊपर उठ करके ठोस कदम उठाना चाहिए, और जरूरी हो तो न्यायाधीश को हटाया जाना चाहिए। That's the power of the statute. आज संसद के बजट सत्र में भी इस मामले की आंच पहुंची। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा हो, चेयर पर सवाल उठाए। पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने भी कहा, इसके लिए एक प्रभावी सिस्टम बनाने की जरूरत है। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. वहीं अन्य नेताओं की भी इस मसले पर प्रतिक्रिया आई। देखिए, न्याय की जो व्यवस्था है उसका पूरे देश में और पूरे भारत के वासियों के बीच में बहुत सम्मान है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जिस दिशा में जो भी कदम उठाएगा वो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए
मुझे लगता है इसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ है, और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो ये कैसे हुआ और कौन कौन से और लोग इसमें शामिल हैं, उसका पता लगाया जाना चाहिए। कैश मिला है तो ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है ना, संदेश तो अच्छा नहीं जाता है ना। इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहां से आया? अब तो उनके सारे जजमेंट देखने होंगे अगर उस कैश के पीछे सच्चाई है। कहीं जजमेंट से तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये बहुत चिंताजनक परिस्थितियां। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। अब सुर्खियों की बारी। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। इस सुर्खी में बात बिहार की, और उसके पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। यह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 20 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना था, लेकिन नीतीश ने राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया। मंत्री विजय चौधरी ने आदेश का पालन किया, राष्ट्रगान बंद। नीतीश कुमार चले गए स्टेडियम का चक्कर लगाने। फिर कुछ देर बाद मंच पर वापस आए, फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ और राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। जब प्रधान सचिव दीपक कुमार ने यह देखा तो उन्होंने हाथ देकर के रोकना चाहा, उन्हें सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन वो तब भी नहीं माने और पत्रकारों की तरफ देखकर प्रणाम करने लगे। यही वीडियो आपने अभी अभी देखा। साफ दिख रहा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान हाथ हिला रहे थे, मूव कर रहे थे। राष्ट्रगान के समय सावधान सम्मानजनक मुद्रा में न होना राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान माना जाता है। विपक्ष को नीतीश विरोध की एक लाइन मिल चुकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। अगले दिन यानी 21 मार्च को यह बहस फिर से गरमाई। बिहार विधान भवन के बाहर विपक्षी पार्टियों का विरोध शुरू हुआ। वो नीतीश कुमार को सजा देने की मांग कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद से विधान परिषद सदस्य राबड़ी देवी ने कहा, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग खराब है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देश का अपमान, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के संसार किए, देश के संसार क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी ठीक नहीं है, दिमागी नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है, अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। वहीं विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले को 3 साल की सजा होती है। अब जदयू और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीतीश से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। बार-बार कहा जा रहा है कि अपमान किया गया राष्ट्रगान का। एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस देश में कोई व्यक्ति है जो भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का पूरी तरह समर्पित है, और यहाँ तो बिहार गीत भी उन्होंने शुरू करा। जदयू नेताओं ने भी अपने हिस्से के आरोप लगाए, कहा कि अपने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में राबड़ी देवी और लालू यादव ने राष्ट्रगान का अपमान किया था। माननीय नीतीश कुमार जी के राष्ट्रवादी होने पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं वैसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी है। नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। नीतीश कुमार जी पर राष्ट्रवाद का सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस देश के अंदर में मानक स्थापित किया ना। लोग अपना परिचय पत्र पिता का पुत्र का जारी करवाते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बिहार में, आजाद बिहार में, हिंदुस्तान में
पहली बार स्वतंत्रता सेनानी परिवार को परिचय पत्र निर्गत किया। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है, अस्वस्थ लालू जी है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अब आगे बढ़े उसके पहले नियम जान लेते हैं ताकि ऐसी गलती किसी और से ना हो, हमसे ना हो, देखने वालों से भी ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे गीत जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को बतौर राष्ट्रगान अंगीकार किया गया था। फिर साल 1971 में एक कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। इस कानून में लिखा गया राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध होगा। नियम बने, राष्ट्रगान को 52 सेकंड में पूरा करना जरूरी है। इसे एक बार में पूरा गाना चाहिए, आंशिक गान नहीं किया जा सकता। इसका गायन रोका नहीं जाना चाहिए, ना कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। गाते समय सम्मानजनक मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। इस दौरान किसी को परेशान करने, शोरगुल करने, अशांति फैलाने या अन्य किसी किस्म के संगीत की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रगान के अपमान पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली सुर्खी संसद से। बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा, आरोपों और टिप्पणियों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर अगले 2 घंटे तक अमित शाह ने आतंकवाद से लेकर उग्रवाद तक अपनी सरकार के काम धाम का लेखा जोखा दिया। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकता। नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई, हमने स्वीकारी है। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं। और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ। विपक्ष की ओर से बार बार मणिपुर को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन की अनुमति लेने आऊंगा तब सभी को सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं सदन को जानकारी दे देता हूं कि वहां अब शांति है और दोनों समुदायों के बीच बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूं कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। गृह मंत्री के भाषण पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई। जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाया 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही। क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? उन्होंने कहा बोडोलैंड गए थे प्रधानमंत्री और वहां पे उनका स्वागत हुआ, उनको आशीर्वाद मिला। अरे मणिपुर का भी आशीर्वाद आप ले लीजिए। तो सिलेक्टिव जो बातें की, और हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, काली पट्टी जो बांधी हुई है वो इस सरकार ने बांधी। बॉर्डर के ऊपर जो समस्याएं हैं, आज चीन घुसपैठ कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप उन सारे सवालों पे आपका दिमाग नहीं जाता, आप बात नहीं करते, आप खाली विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने पे लगे हुए हैं। तो ये राजनीति, सरकारों को गिराने की राजनीति, इससे क्या लाभ हो रहा है देश का? अगली सुर्खी है, ये दृश्य देखिए पहले। कांग्रेस सरकार
के धिक्कार अन्याय अन्याय अन्याय। यह है कर्नाटक विधानसभा। शुक्रवार 21 मार्च को सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मामले में भाजपा विधायकों ने जमकर के हंगामा किया। आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी। इसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने मार्शलों को बुला करके हंगामा कर रहे विधायकों को सदन के बाहर करवा दिया। साथ ही भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। विपक्षी विधायकों को मार्शल आउट किया गया तो ये प्रतिक्रियाएं आई। भारतीय जनता पार्टी MLAs they protested against the what is the policy, what is the decision taken by the state government, Siddaramaiah government regarding 4% Muslim reservation is concerned, that they have taken this as a issue, and it is not protest against the speaker. So government, CM and government, they ought to have given the hearing of the MLAs, BJP MLAs, then they have to solve the problem. Instead of that, speaker has suspended 18 MLAs. It is a shame on democracy. BJP is uncultured party. They have lost the mandate of the people of Karnataka. They doesn't know how to behave. They have become big hooligans. खबर यह भी है कि इसी हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर लिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने पेश किया। इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर 21 मार्च को पार्टी की अहम बैठक हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी PAC की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पहले ये जिम्मेदारी गोपाल राय के पास हुआ करती थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। सत्येंद्र जैन पंजाब में पार्टी के सह प्रभारी होंगे। सोशल मीडिया एक्स पर मनीष सिसोदिया ने लिखा, पंजाब की जनता का स्नेह और विश्वास मेरी प्रेरणा है। प्रयास रहेगा कि आपके सभी नेता, कार्यकर्ता और भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकार मिलकर पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करे। सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया आई। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि तमाम हथकंडों के बावजूद, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोट शेयर में 2% का ही फर्क है। हम करीब 43.5% पे हैं, भाजपा करीब 45.5% पे है। तो एक तो आधी जो आबादी है उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी है, क्योंकि उन्होंने तो हमें वोट ही दिया है, उनके हक के लिए तो लड़ना ही है। मगर वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आज वो भी जो हैं चीटेड फील कर रहे हैं, ठगे हुए फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8 मार्च तक 2500 रुपये महीना हर महिला के पास आना था, वो नहीं आया। होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर आना था, होली तो चली गई, हमने तो गैस सिलेंडर नहीं भरवाया, आया ही नहीं। और गैस सिलेंडर के दाम 500 होने थे, वो भी नहीं हुए। और तमाम ऐसे वादे, चाहे वो दलितों से किए हुए हों, चाहे वो ऑटो और ई-रिक्शा वालों से किए हों, चाहे वो स्टूडेंट से किए हों, कोई वादा जो है उसको पूरा करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। तो उनके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। पार्टी में संगठन स्तर पर कुछ और बदलाव भी हुए हैं। गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी, दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। पंकज गुप्ता गोवा के प्रभारी होंगे। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। साथ ही दिल्ली में विपक्ष में रहते हुए अब कैसे काम करना है, ये रणनीति तय करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दी गई है, जो विधानसभा में नेता विपक्ष भी हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ, जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।